कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। शाम को ब्यूटिशियन आ चुकी थी अपनी टीम के साथ। वो परंपरा को तैयार कर रही थी। बाकी सब मस्ती में लगे थे। दिव्यम हल्के क्रीम कलर की शर्ट में कमाल लग रहा था। बाकी सब ट्रेडिशनल पहने थे। भाई आप भी कुछ ट्रेडिशनल पहनते तो क्या गजब लगते, आदर्श बोला। पीहू बोली, तूने भाई को कभी वैसे कपड़े पहने देखा है क्या? पिंक कलर का शरारा पहने पीहू तपाक से बोली थी। वैसे तू इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गई? बाकी तो अभी तैयार हो ही रहे हैं, अभिनव ने उससे पूछा। मैं उनकी तरह नहीं हूँ ना, बाल झटकते हुए वो बोली। क्यों, तुम लड़की नहीं हो? इस बार दिव्यम बोला। भाई आप भी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, वो मुंह फुलाकर बोली। तब तक बाकी लोग आ गए थे। नीलू अपने अंदाज में कुर्ती के साथ शरारा, जिसके साथ बड़े से इयररिंग पहने थी। आदर्श झट से उसके पास जाकर बोला, क्या बात है, आप हर रूप में कमाल ही लगती हैं। ओ हेलो, बवाल भी बन सकती हूँ, संभल के रहना। हाय मैं मर जावा, वो सीने पर हाथ रखकर शरारत से बोला। चारू भी गोल्डन लहंगे में बहुत सुंदर लग रही थी। परम भी चुपके से उसे देख रहा था। खुले बाल, माथे पर छोटे सी बिंदी, हाथों में चूड़ियां, हल्के गुलाबी रंग के प्यारा सा लहंगा पहने श्रीधिका हाथ में जयमाला का थाल पकड़े वो मंडप की तरफ जा रही थी कि उसकी नज़र सबके बीच बैठे हुए दिव्यम पर गई। सबसे अलग प्यारा सा लग रहा था वो। उसने आंखों में ही उसकी नज़र उतारी। हे श्री, इधर आना, सबके साथ खड़ी नीलू ने उसे पुकारा। वाह श्रीधिका, बहुत अच्छी लग रही हो, अभिनव बोला जो कब से उसे देख रहा था। सच में श्रीदी, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, इस बार पीहू बोली। सब कुछ ना कुछ बोल रहे थे और वो सबसे बात कर रही थी। बस जिसके मुंह से सुनना चाहती थी वो तो एक नज़र भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। नीलू ने उसकी बेचैनियों को नोटिस करते हुए ही हल्का सा धक्का मारा। वो गिरने को हुई। वैसे ही ठीक उसके सामने बैठे दिव्यम ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अपने कमर पर उसका हाथ महसूस करके उसकी आंखें बंद हो गई। श्री, तुम ठीक तो हो ना? सॉरी यार, पहली बार हील पहनी है ना, नीलू मासूम बनकर बोली। श्रीधिका ने आंखें खोलकर देखा। दिव्यम की वो नसीली आंखें उस पर ही टिकी हुई थी। अब ऐसे ही रहोगी क्या? वो उसे देखते हुए बोला। नहीं थैंक यू, वो संभलते हुए बोली। एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई कि उसने उसे देखा। वो खिल उठी। प्रेम की यही परिभाषा है। सच्चा प्रेमी कुछ नहीं चाहता, नजर उठाकर देखने से ही वो परिपूर्ण हो जाता है। सच्चा प्रेम मुख की भाषा पर नहीं चलता, उसके तो अलग मापदंड हैं। प्रेम से तो मौन भी पढ़ लिया जाता है। हेलो एवरीवन, किसी की आवाज़ पर सबने मुड़कर देखा। आदर्श और चारू, पीहू के सारे दोस्त खड़े थे। हेलो, वो तीनों सबसे मिलने लगे कि तभी शॉर्ट नी लेंथ ड्रेस, स्टेप कटिंग बाल, लाल लिपस्टिक लगाए एक लड़की, जिसकी निगाह कब से दिव्यम पर थी, उसे देखकर आदर्श पीहू को कोहनी मारते हुए बोला, हेलो रीमा, हमसे भी मिल लो। हेलो आदर्श, पीहू, रीमा बोली और तेजी से दिव्यम के पास जाकर खड़ी हो गई। हेलो दिव्यम, उसका ऐसा कहते ही दिव्यम ने भौहें चढ़ाकर उसे देखा। वो सॉरी दिव्यम सर, बेटर नेक्स्ट टाइम डोंट क्रॉस योर लिमिट, दिव्यम चिढ़ते हुए बोला। बाकी सब उनकी बात कान लगाकर सुन रहे थे। दिव्यम ने पलटकर उनकी तरफ घूर के देखा तो सब हड़बड़ा गए। चारू ने रीमा के पास जाकर धीरे से बोला, क्या हुआ, तारीफ ज़्यादा कर दी क्या भाई ने? उसके ऐसा कहने से बाकी सब हंस पड़े। टेंशन ना लो चारू, दिव्यम को मेरा ही होना होगा, आज नहीं तो कल। तुम भूल गई, मेरे पापा तुम्हारे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। नहीं, मैं नहीं भूली, पर तुम शायद भूल गई कि दिव्यम के आगे सर भी लगाना है, वरना याद है ना भाई ने क्या बोला था? इस बात पर आदर्श ने उसे ताली दी। रीमा पैर पटकती हुई दूसरी तरफ चली गई। वहीं खड़ी श्रीधिका उसके ऐसा कहने से गुस्से से भर उठी। वैसे ये है क्या चीज़? नीलू आदर्श के कंधे पर हाथ रखकर बोली। ये रीमा है, मामा जी के दोस्त की बेटी और दिव्यम की दीवानी। अभिनव उसके पास खड़े होके बोला, पर ये नहीं जानती कि ये आग से खेल रही है। आदर्श नीलू का हाथ अपने कंधे पर रखा देखते हुए बोला, जिस पर नीलू ने उसे घूरा। पारंपरिक राजस्थानी लिबास पहने परंपरा बहुत सुंदर लग रही थी। समस्त रीति रिवाज से अनंत और परंपरा का विवाह संपन्न हुआ। बड़ों के आशीर्वाद लेकर आखिरी रस्म भी पूरी हुई।
अब उनकी टोली को नया काम मिल गया था, अनंत को छेड़ना। मुझे इतना परेशान कर रहे हो, जाओ दिव्यम को परेशान करो, देखो सारी लड़कियां वही हैं, वो सामने देखते हुए बोला। यही तो फर्क था अनंत और दिव्यम में। भले ही ईश्वर दयाल ने हमेशा अनंत पर ट्रस्ट किया हो, उसे अपना उत्तराधिकारी माना हो, पर कुछ ना पाने का गुरूर दिव्यम को हमेशा आकर्षक का केंद्र बना देता है। उसके अलावा उसकी वो सुंदरता जो सोने पर सुहागा का काम करती है। उसे ना किसी से कुछ चाहिए था, ना वो किसी के पास कितना है उस बात से उसे फर्क पड़ता था। हमें मरना थोड़ी है भाई। आदर्श की इस बात से अनंत का ध्यान ख्यालों से बाहर आया। पूरी मस्ती के बीच गिरते पड़ते एक बात ये अच्छी हुई कि नीलू और आदर्श की दोस्ती आखिरकार हो ही गई, या फिर आदर्श ने कर ली। श्रीधिका दूर से दिव्यम को देख रही थी, जो एक मजदूर से दिखने वाले इंसान से कुछ बात कर रहा था। क्या देख रही हो? वो उसे देख रही थी कि आदर्श वहाँ आया। कुछ नहीं, श्रीधिका धीरे से बोली। वो ऐसे ही हैं, हमेशा से बिना जताए बिना बताए सबके लिए कुछ ना कुछ करने वाले। नानी हमेशा कहती हैं वो काफ़ी अलग हैं। मैं पक्का कह सकता हूँ कि कभी ना कभी घर के हर सदस्य के लिए कुछ ना कुछ किया ही होगा, पर कभी जताया नहीं। वैसे चलो, तुम्हें नानी बुला रही हैं, मैं यही कहने आया था। ठीक है तुम चलो, मैं आती हूँ, श्रीधिका मुस्कुराते हुए बोली। अंदर जाते हुए वो एकदम अभिनव से टकराई। उसने गिरने से बचाने के लिए जैसे ही अभिनव ने कमर से उसे पकड़ा, वो तेजी से उसका हाथ झटक कर अलग हो गई। सॉरी श्रीधिका, तुम गिर रही थी तो। इट्स ओके, वो कहती हुई ऊपर चली गई। रूम में जाकर उसने दुपट्टा निकालकर बिस्तर पर फेंका और सीधा बाथरूम में घुस गई। अच्छा नहीं लगता हमें आपके अलावा कोई और स्पर्श करे। क्यों आप मेरी आंखों की भाषा नहीं समझते? क्यों क्यों क्यों? वो सॉवर में भीगते हुए रोते हुए बोली। ठंडा पानी उसके ऊपर गिरता रहा, वो वैसे ही खड़ी रही। श्री श्री कहाँ है तू? नीलू उसके रूम में आकर बोली। बाथरूम में पानी की आवाज़ सुन के वो दरवाज़ा पीटते हुए बोली। पागल हो गई है श्री, इतनी ठंड में कौन नहाता है? उसकी आवाज़ सुनकर श्री ने दरवाज़ा खोला। ऊपर से नीचे तक भीगी हुई लाल आंखें किए हुए श्रीधिका सामने खड़ी थी। श्री बाथरोब तो पहन लेती। वो जल्दी से जाके टॉवल उठाकर उसके बाल पोंछने लगी। क्या हुआ बताओ ना? उसकी बातें सुने बिना श्रीधिका बाहर की तरफ चल दी। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। लाल आंखों से वो नीलू को देखते हुए बोली। पर कपड़े तो बदल लो। कहा ना नीलू, अभी आती हूँ। उसके ऐसे देखने से नीलू एक पल को सहम गई। नीलू को चुप देखकर श्री ने गहरी सांस लेकर नरमी से बोला, आकर तुझे सब बताऊंगी। शादी की थकावट में सब सो चुके थे। वो वैसे ही भीगी हुई दिव्यम के कमरे तक गई। एक लंबी सांस लेके दरवाज़ा नॉक किया। वो पहले से खुला हुआ था, अपने आप खुल गया। उसने कमरे में देखा कोई नहीं था। उसने बालकनी में चेक किया। उसी टाइम उसकी नज़र नीचे गेट के पास बने शेड पर गई। दिव्या वहाँ पर अपनी कार से कुछ निकाल रहा था। बारिश शुरू हो चुकी थी। ठंडी हवाएं मौसम में ठंडक बढ़ा रही थी। पहले से ही भीगी हुई श्रीधिका बाहर की ओर दौड़ पड़ी। एक पल में वो भीगते हुए शेड तक पहुँच गई। सुनिए, दिव्यम ने पलट कर देखा। भीगे खुले हुए लंबे बाल, थरथराते हुए गुलाबी होठ, ज़्यादा देर पानी में रहने की वजह से गुलाबी रंगत, आंखों में अलग जुनून लिए श्रीधिका उसके सामने खड़ी थी। कुछ देर दिव्यम श्रीधिका को नज़र भर देखने के बाद बोला, पानी में भीगने की कंपटीशन कर रही हो? अंदर जाओ, मुझे आपसे प्यार है। वक्त वहीं रुक गया। गरजते हुए बादल, सनसनाती हुई हवा के अलावा कोई आवाज़ नहीं थी। क्या बोल रही हो? पता भी है? दिव्यम ने ये बोलते हुए उसका हाथ शेड में लाने के लिए खींचा तो उसने उसके सीने पर हाथ रख दिए। नहीं, पागल नहीं हुई हूँ मैं, आज होश में आई हूँ। मोहब्बत हो गई है आपसे बहुत, पर मुझे नहीं हुई। वो उसके हाथ हटाते हुए पलट कर बोला, पागलपन मत करो, जाओ अंदर, बारिश हो रही है। कब कहा मैंने आपसे कि आपको भी मुझसे प्यार है? मैंने सिर्फ अपना बताया है। बोल दिया, अब जाओ। दिव्यम उसकी तरफ देखते हुए बोला। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, श्रीधिका जुनून से बोली। बहुत बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, जिंदगी बन गए हैं आप मेरी। कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपसे, ना कोई इच्छा है मेरी। इतना कह के वो लड़खड़ाई। दिव्यम ने तेजी से हाथ पकड़कर खींच लिया। वो उसके सीने में समा गई। अपनी बंद होती आंखों को बेसुध होने से पहले अपने प्रेम के उत्तर में श्री ने उसकी पीठ पर अपनी बाहें कस दी।
एक आंसू उसकी आंख से निकल कर उसके गालों पर आ गया। दिव्यम के दिल की धड़कन उसके सीने से लगते ही बढ़ गई। उसके हाथ अपनी पीठ पर महसूस करके दिव्यम की आंखें एक पल को बंद हो गई, पर अपने ख्याल झटकते हुए उसने उसे बाहों में उठाया और तेजी से उसके रूम तक बढ़ गया। रूम में नीलू कब से इधर उधर टहल रही थी। दिव्यम जब श्री को उठाकर रूम में लाया, उसे ऐसे देखकर भागकर उसके पास आई। इसे क्या हुआ है? नीलू चिंता करते हुए बोली। अब तुम यहीं थी तो इसे बाहर जाने दिया क्यों? मैंने वो बात पूरी करती उससे पहले ही दिव्यम बोला, इसके कपड़े चेंज करो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ जल्दी। वो थोड़ा तेज से बोला था। हाँ अभी करती हूँ। उसकी बात सुनकर दिव्यम बाहर फ़ोन करने चला गया। 15 मिनट बाद वो डॉक्टर के साथ रूम में आया। तब तक नीलू श्रीधिका के कपड़े चेंज कर चुकी थी। टेंशन की कोई बात नहीं है मिस्टर दिव्यम, शी इज़ फाइन। बस ज़्यादा देर भीगने की वजह से बेहोश हो गई थी। बस होश में आने के बाद ये दवाई दे देना, इन्हें बुखार नहीं आएगा। ठीक है डॉक्टर, मैं दे दूँगी, नीलू दवाई लेते हुए बोली। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, दिव्यम बोला। इसे कितनी देर में होश आ जाएगा? बाहर लाकर दिव्यम ने डॉक्टर से पूछा। लगभग 1 घंटे में। उसने गहरी सांस ली। अपने रूम में आकर उसने शर्ट निकाली। उसमें आती श्रीधिका की खुशबू उसे बेचैन कर गई। उसकी आंखों का जुनून, उसकी शिद्दत, हिम्मत और सबसे ज़्यादा उसकी आंखों में आंखें डालकर ये कहना कि प्यार करती है वो उससे, दिव्यम की बेचैनी को बढ़ा रहा था। नहीं आ सकती तुम मेरी ज़िंदगी में, दूर होना होगा तुम्हें मुझसे। नहीं करता मैं किसी से प्यार, ना ही तुम्हें करने दूंगा खुद से। उसने नज़रें उठाकर उसके रूम की बालकनी की तरफ देखा, वापस रूम में आ गया। उधर श्रीधिका के होश आने पर नीलू उसे सामने खड़ी होकर घूर रही थी। घूरना बंद करो नीलू, श्री उठते हुए बोली। बताओगी कि क्या हुआ है? दिव्यम तुम्हें रूम में लेकर आए थे। अच्छा, वो मुस्कुराते हुए बोली। अब बताओगी पूरी बात? नीलू गुस्से में बोली। जानती भी हो कितना घबरा गई थी मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो दिव्यम ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने डॉक्टर को भी बुलाया मेरे लिए? श्री चहक कर बोली। तुम वहीं पर अटकी हो, मैं क्या पूछ रही हूँ बोलोगी? नीलू चिल्लाते हुए बोली। मैंने उन्हें बता दिया है कि मुझे उनसे प्यार है, श्री बोली। क्या? नीलू चीख पड़ी। हाँ, और अब चिल्लाना बंद करो नीलू। पर श्री तूने कैसे किया? तू भी यही मानती है नीलू कि पहले लड़कों को बोलना चाहिए? श्री नीलू की तरफ देखकर बोली। होता तो ऐसा ही है श्री, प्रेम ऊंच नीच नहीं देखता नीलू। ये कोई व्यापार तो नहीं जो डील की जाए, या खेल नहीं जो खेला जाए। प्रेमी अगर आपके प्रेम के काबिल है तो उससे प्यार करने में पहले तुम या पहले मैं मत करो। उतना प्यार करो जितना उसके लिए कभी कम ना पड़े। आगे बढ़कर बोलो, मुझे तुमसे मोहब्बत है। अच्छा ज्ञान की देवी, फिर उसने क्या कहा? उसने मना कर दिया। क्या? नीलू फिर चीखी। पर श्री को गंभीर देखकर वो उसके पास जाके बोली। श्री, क्या फ़ायदा तेरे हिम्मत दिखाने का जब कोई रिजेक्ट ही कर दे? फ़ायदा नुकसान कैसे देखूं मैं, जब इन सब से ऊपर हो गए हैं वो मेरे लिए। श्री आंखों की नमी को छुपाते हुए मुश्किल से बोल पाई। आखिर दिल दुखा था उसका। भले ही कोई उम्मीद ना रखी हो उसने दिव्यन से, पर दर्द तो उसे हुआ था। श्री, तू ठीक है? नीलू उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली। हाँ नीलू, बस अपने प्यार को अपनी ताकत बनाने की कोशिश कर रही हूँ, वो आंखें बंद करके बोली। यूं ही रात गुजर गई, कल के लिए एक नया अध्याय लिखने के लिए। शादी हुए 1 हफ्ता बीत चुका था। आज से खावत परिवार जाने के लिए निकल रहा था। सभी तैयारियां हो चुकी थी। श्री बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। जिस दिन से दिव्यम से उसने अपना इजहार किया था, एक बार भी उसने उसे देखा तक नहीं। 2 दिनों से वो इतने पास रहकर भी उसे देख नहीं पा रही थी। अब तक वो खुद को संभाली थी, पर आज एक बार वो उसे अपनी नज़रों में भरना चाहती थी ताकि उसकी वो छवि आंखों में बसा सके। छुप रहे हैं आप मुझसे? वो अपने आंसू रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए खुद से बोली। श्रीधिका, दरवाजे पर निर्मला जी ने उसे पुकारा। वो जल्दी से आंसू पोंछते हुए बोली। जी बड़ी माँ, अंदर आइए ना। पैकिंग हो गई आपकी? निर्मला जी ने पूछा। जी बड़ी माँ, सब हो गया। श्रीधिका मुस्कुराते हुए बोली। तुम बहुत अच्छी हो। अगर कभी अपनी बड़ी माँ की याद आए तो मुझसे बात जरूर करना। वो उसकी नज़र पड़ते हुए बोली। जी बड़ी माँ, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। मुझे भी श्री, चलो बाहर आओ, सब इंतज़ार कर रहे हैं।
सब नीचे आ चुके थे। परंपरा सबसे मिल रही थी। भावना, अभिलाषा, स्नेह, नीला आपस में मिल रही थी। ईश्वर दयाल, दिग्विजय जी एक साइज खड़े होकर बातें कर रहे थे। अभिनव श्रीधिका को ही देख रहा था, जो कब से पता नहीं कहाँ खोई थी, जो स्नेह नोटिस कर रही थी। परम चारू से बात कर रहा था, जिसका चारू शर्मा कर जवाब दे रही थी। पीहू का रवैया अलग था और आदर्श काफ़ी समय से नीलू का सर खा रहा था कि वो उसे वहाँ जाकर फ़ोन करे, जिसका वो ना में जवाब दे रही थी। जैसे जैसे वक्त पास आ रहा था, श्री की आंखों का इंतज़ार बढ़ता जा रहा था। श्री, कहाँ खोई है? मेरे बिना अच्छा नहीं लगेगा तुझे? परंपरा बोली। हाँ दी, बहुत याद आएगी आपकी। श्री उसके गले लग गई। जो आंसू रुके थे वो छलक पड़े। अरे श्री, टेंशन ना लो, क्या मालूम जल्दी ही वापस आना हो, एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ स्नेह बोली। ठीक ही तो कह रही हैं बुआ सा, तुझे जब भी काम से फुर्सत हो आ जाना। परंपरा उसके सर पर हाथ रख कर बोली। दी, मेरा कुछ सामान रह गया है ऊपर, ज़रूरी है, लेकर आती हूँ, आप 2 मिनट संभाल लेंगी? श्री कुछ याद आते ही परंपरा से बोली। ठीक है जाओ, पर जल्दी आना, नहीं तो यहाँ सब चिल्लाना शुरू कर देंगे। श्री भागती हुई दिव्यम के रूम के सामने खड़ी हुई। उम्मीद के मुताबिक वो वहाँ नहीं था। धीमे कदमों से चलकर श्री रूम देखने लगी। इधर उधर पड़ी फाइल्स, बेड पर पड़ा गीला तौलिया, सोफे पर पड़ी टी शर्ट, बेड के ऊपर दीवार पर लगी उसकी फोटो, जिसमें उसकी वही आंखें जो हमेशा श्री के दिल में उतरती थी, उस पर उसकी नज़र ठहर गई। उसे देखते हुए श्रीधिका के मुंह से ये लाइन बेफक्ता निकल गई। दूर रहकर मेरी मोहब्बत का इम्तिहान लेते हैं, वो नहीं जानते ये आंखें उनकी मुझे इम्तिहान से निकलने की ताकत देती है। उसके बेड पर पड़ी तौलिया उठाई, सारी चीज़ें सही करके रखी, सोफे पर बड़ी टी शर्ट उठाई, स्काई ब्लू कलर की वो टी शर्ट उसने उसे एक दिन आदर्श के साथ, वो जब उसकी शॉपिंग करवाने जा रहा था तब पहने हुए देखी थी। कितना चिढ़ा हुआ था वो। उसका मुंह याद करके श्री अकेले में रोते हुए हंसने लगी। टी शर्ट से आती हुई उसकी खुशबू उसे दिल में उतरती हुई लगी। उसने उसे गले से लगा लिया, वार्डरोब खोला, उसके कपड़े, जूते, वॉच सब पर हाथ रख कर उसे महसूस करती रही। हाथ में पकड़ी टी शर्ट को एक वहीं रखे एक छोटे से बैग में डाला और उसे अपने साथ लेकर एक नज़र कमरे में लगे दिव्यम के फोटो पर डालकर बाहर निकल गई। वहीं साइड में दरवाजे के पास खड़ी निर्मला जी, जिन्होंने उसे इधर आते देख लिया था, बाहर निकल आई। उन्होंने तभी उसे देख लिया था जब वो अपने कमरे में ना जाकर दिव्यम के कमरे की तरफ आई थी। उसका प्यार देखकर निर्मला जी की आंख भर आई। हम सही थे तुम्हारे बारे में श्री, तुम्हें देखकर ही हम समझ गए कि मेरे लल्ला की राधिका हो तुम। बिल्कुल उसकी ज़िंदगी की खुशियाँ, उसके अकेलेपन की साथी। पर कैसे आ पाओगी तुम? ये हम अपने ईश्वर पर छोड़ते हैं, वो ज़रूर कुछ करेगा। निर्मला जी अपने मन में बोली और बाहर की तरफ चली गईं। इधर ऑफिस में दिव्यम कब से लैपटॉप पर उंगलियां चलाए जा रहा था। सामने खड़ा उसका सेक्रेटरी अतुल कब से उसे देख रहा था। सर, आपने पिछले 1 हफ्ते में 1 महीने का काम कर लिया है सारे। कंज्यूमर्स को हमने डिलीवरी टाइम से दी है। हमारी फैक्ट्री का काम भी अच्छा चल रहा है, बाकी काम भी अच्छे चल रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या सर? अतुल, मैं तुम्हें सैलरी तो देता हूँ ना? यस सर। छुट्टी भी तुम टाइम पर लेते हो ना? यस सर। मेरे काम करने से थकावट तुम्हें आती है? यस सर। मतलब नो सर। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? दिव्या में टेंस लुक देते हुए बोला। कोई नहीं सर, आई एम सॉरी सर, मैं आपकी कॉफ़ी लेकर आता हूँ। इतना कह के वो केबिन से बाहर निकल गया। दिव्या मुड़ के बाहर की तरफ देखने लगा। पिछले 1 हफ्ते से वो घर बस नाम मात्र को ही गया, ना ज़्यादा कुछ सोचता, ना ज़्यादा कुछ उम्मीद रखता। जो सही होता बस वही करना उसकी आदत थी। गहरी सांस लेकर उसने आंखें बंद की। श्रीधिका का अक्स उसकी आंखों में उतर गया। वो वापस आया, पानी पिया, शर्ट का ऊपर का बटन खोल वापस काम पर लग गया, जैसे उसके ख्यालों से दूर होना चाहता हो। देर रात घर वापस आया। निर्मला जी उसका आज इंतज़ार कर रही थी। आप सोई नहीं अभी तक? बस तेरा ही इंतज़ार कर रही थी लल्ला। अच्छा सा तो दिव्यम बोलता उससे पहले ही निर्मला जी बोली। हाँ, तेरा नाम है वो लिया करो। गुड, कल से फिर बताऊंगा। दिव्यम,
आज दिग्विजय और उसका परिवार चला गया है। तो वो जैकेट उतार कर सोफे पर फेंकते हुए बोला। नहीं, तू वहाँ नहीं था ना जब वो लोग जा रहे थे, तभी पूछा। निर्मला जी उसका मन टटोलते हुए बोले। आपकी तबीयत तो ठीक है, डॉक्टर को आपने कब से नहीं दिखाया? क्यों, अच्छी भली तो हूँ, वो असमंजस से बोली। बहकी बहकी बातें कर रही है ना, इसलिए। वो आपके पति के दोस्त प्लस समधी थे। ओके बड़ी माँ, समझी आप? कैसी बातें कर रहा है? वो बोल ही रही थी कि उसने बात बीच में काट कर कहा। बड़ी माँ, मुझे अब नींद आ रही है, आप प्लीज़ खाना भिजवा दीजिए, कहकर वो बेड पर गिर गया। जाते जाते निर्मला जी यही सोच रही थी, पता नहीं इसके दिल में कुछ है भी या नहीं। बेड पर लेटे दिव्यम ने आंखें बंद की। जहन में एक बार फिर श्री आ गई। उसने तकिया उठाकर झटके से नीचे फेंक दिया। एक हफ्ता श्रीधिका को वापस आए हो चुका था। एक अलग सी ही चमक उसके चेहरे पर थी, उसके प्रेम के जुनून की परछाई। पर उसकी आंखों का खालीपन बस नीलू ही समझ पा रही थी। दिन भर ऑफिस में काम को उसने ज़्यादा बढ़ा लिया था, घर कम ही जाती थी। श्री, हाँ नीलू, ऐसा कब तक चलेगा? आखिर क्या भविष्य है इस रिश्ते का? तुम यहाँ, वो वहाँ, कैसे? कोई समझे ना समझे, मैंने देखा है, तुम नहीं हो श्री। सही कहा तुमने नीलू, मैं नहीं हूँ, उनकी बन चुकी हूँ। बस नहीं है मेरा खुद पर। उन्हें भूलने की कोशिश ही कैसे करूँ, दर्द बढ़ जाता है, कमज़ोर होने लगती हूँ मैं। इससे तो अच्छा उनसे प्यार करके मजबूत तो हूँ। श्री, एक बार तू फिर से बात तो कर। यूं दूर रहकर कैसे एहसास करवा पाएगी कि कितना चाहती है तू उन्हें? अनजान नहीं है वो, जानते हैं। बता के आई थी मैं उन्हें, मेरी मोहब्बत का कुछ तो असर होगा ज़रूर उन पर। तब तक कोई और ना ले जाए उन्हें। नीलू उसकी तरफ काफ़ी बढ़ाते हुए बोली। किसी के नहीं होंगे वो, सिर्फ मेरे हैं नीलू, मेरे ही रहेंगे हमेशा। इधर पालन खेत में। महेंद्र, महेंद्र, दिव्यम जोर से चिल्लाते हुए बोला। जी भैया, मेरी स्काई ब्लू टी शर्ट कहाँ है? भैया, वो मैंने नहीं देखी। तो कहाँ है? तुम ही रखते हो मेरे कपड़े, कोई आया था? हाँ भैया, श्री दीदी आई थी जिस दिन वो जा रही थी, लेकिन वो आपकी टी शर्ट का क्या करेंगी? वो सोचते हुए बोला। सीआईडी बनना बंद करो, जाओ काफ़ी लेके आओ मेरे लिए। ठीक है भैया। श्रीधिका, उसने पहली बार उसका नाम लिया। क्यों कर रही हो ये सब? दिव्यम बेचैनी से बोला। सुकून कहाँ लेने देती है वो उसे। उसकी जुनून भरी आंखें याद आते ही बेचैन हो जाता है वो। मीलों दूर बैठी श्रीधिका के चेहरे पर अचानक कशिश भरी मुस्कान आ जाती है। बालकनी में खड़ी वो उसकी उसी टी शर्ट को गले से लगाए ठंडी हवाओं के साथ आती उसकी खुशबू को जहन में भरते हुए गुनगुनाने लगी। है तमन्ना यही, तुम ही दूल्हा बनाएं, अपने हाथों में मेहंदी तेरे नाम की सजाएं, तेरी लेले बलाएं तेरे सदगे उतारे। है तमन्ना यही, तुम्हें अपना बनाएं। बोलकर वो मुस्कुराने लगी। बाबा साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। स्टडी रूम में बैठे ईश्वर दयाल से स्नेह उनके सामने बैठते हुए बोली। हाँ बोलो स्नेह बेटा, आपको श्रीधिका कैसी लगती है? सी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। दिग्विजय खुद उसकी बहुत तारीफ करते हैं और तारीफ करते नहीं थकते। सी इज़ अ परफेक्ट इन एवरी फील्ड। क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो बेटा? बाबा, मुझे वो अभिनव के लिए अच्छी लगी। एक टक्कर के हैं दोनों, काम में देखने में भी वो अच्छे लगते हैं साथ में। हमसे क्या चाहती हो स्नेह? आप दिग्विजय अंकल से बात करिए इस बारे में। मैं श्रीधिका को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। कुछ देर सोचने के बाद ईश्वर दयाल बोले। ठीक है, रिश्ता कोई गलत नहीं है, हम दिग्विजय से बात करेंगे। थैंक यू बाबा साहब, हम इंतज़ार करेंगे आपके फैसले का। जयपुर। श्री, जल्दी करो, हम ऑलरेडी लेट हैं। परम नीचे से ही आवाज़ लगाते हुए बोला। आई भाई साहब, आज श्री को बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला है। इतनी कम उम्र में उसने अपने बिजनेस को अपने पापा और भाई के साथ मिलकर जिस मुकाम पर पहुंचाया है, उसके लिए उसका रिवार्ड तो बनता है। आई एम प्राउड ऑफ यू श्री बेटा। दिग्विजय जी ने उसके सर पर हाथ रखकर बोला। थैंक यू बाबा साहब। वो स्काई ब्लू कलर की साड़ी पहने, एक हाथ में वॉच, दूसरे में डायमंड ब्रेसलेट पहने, हल्का जूड़ा लगाए बहुत सुंदर दिख रही थी। चलो, चलने से पहले भगवान के सामने हाथ जोड़ो।
मंदिर में आके हाथ जोड़कर उसके दिल से यही आवाज़ आई कि काश वो एक बार उसके इतने बड़े दिन पर उसे देखे। इधर स्नेह ने स्पेशल श्री का अवार्ड प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए हॉल का टीवी ऑन करवा दिया था। पूरा राणावत परिवार मौजूद था। अभिनव भी काफ़ी एक्साइटेड था। अवार्ड समारोह अब चरम पर था। लेडीज और जेंटलमैन, बेस्ट बिजनेस वोमेन अवार्ड गोज टू श्रीधिका राणावत। वी हैड लाइक टू गेट देम ऑन स्टेज। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच श्री स्टेज पर बढ़ गई। इधर टीवी स्क्रीन पर उसे देखकर सभी लोग उसके कायल हो गए थे। वो लग ही इतनी खूबसूरत रही थी। माइक पकड़ के उसने बोलना शुरू किया, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू बाबा साहब, थैंक यू ऑल मेंबर्स माय फैमिली। वो जाने को हुई कि तभी एक रिपोर्टर ने उससे कहा, मिस श्रीधिका, हमने सुना है आप बहुत अच्छा गाती हैं, तो इस खास मौके पर 2 लाइन प्लीज़। उसने नज़र उठाकर दिग्विजय जी की तरफ देखा। उन्होंने पलकें झपका दी। श्रीधिका वापस स्टेज पर आई, आंखें बंद की। दिव्यम की छवि उसके मन में उतर गई। अपनी ही गुनगुनाई लाइनों को आगे बढ़ाते हुए उसने गाना शुरू किया, नहीं मुश्किल वफा। पहली लाइन गाते ही सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए दिव्यम के कदम रुक गए। ज़रा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहाँ। कभी सुन तो ज़रा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। कहानी सुनो, ज़बानी सुनो, मुझे प्यार हुआ है, इकरार हुआ है। गाते हुए श्रीधिका के आंसू उसके गालों पर आ गया। पूरा हाल शांत हो गया। इतने दिल से श्रीधिका ने वो गाना गाया। 2 मिनट बाद हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राणावत मेंशन में सब उसकी आवाज़ के कायल हो गए। सीढ़ियों पर खड़े दिव्यम की नज़र उस पर जम गई, जैसे उसे वो अपने दिल का हाल बता रही हो। नज़र भर उसे देखकर वो रूम की तरफ बढ़ गया। उन लाइनों के बीच छुपे उसके दर्द को दिव्यम के अलावा सिर्फ 2 लोगों ने फील किया। पहली नीलू और दूसरी निर्मला जी, जो उसको गाते हुए देखकर दिव्यम की आंखों में उसके अक्स को भी उतरते हुए देख रही थी। इस चैनल पर पार्ट छोटे ही आ पाएंगे। अगर रेगुलर पार्ट आएंगे तो मुझे कुछ तो कटौती करनी पड़ेगी। आप लोग शिकायतों का पुलिंदा मत बांधिएगा। वैसे बांधेंगे तो भी कोई बात नहीं है, मुझे अच्छा ही लगता है। आप लोगों की शिकायतों में भी एक्साइटमेंट होता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आखिर आप लोगों को कहानी पसंद आ रही है, तभी तो आप लोग बड़ा पार्ट और जल्दी पार्ट की उम्मीद रखते हैं। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप लोग कमेंट करने में कंजूसी करेंगे तो फिर मैं भी लेट करूँगी, एक दिन गैप करके। चलिए ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए और जल्दी जल्दी कहानी के अगले भाग का इंतज़ार करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।